गुजरात का मोरबी ब्रिज एक्सीडेंट, जिसमें 141 से ज्यादा लोग डूब के मर गए, जो दिवाली के 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 2022 को हुआ। उस दिन हुआ यह था कि गुजरात में एक सिटी है मोरबी। इस सिटी में एक नदी है मच्छू नदी। इस मच्छू नदी पर 143 साल पुराना ब्रिटिश एरा के टाइम से बना हुआ एक सस्पेंशन ब्रिज था, जिसे यहाँ के लोग प्यार से झूलतो पुल कहते थे। आज संडे का दिन था, दिवाली की छुट्टियों का माहौल था और 7 महीनों के रिनोवेशन के बाद ये पुल अभी बस 4 दिन पहले ही पब्लिक के लिए ओपन हुआ था। दोपहर के 2-2:30 बजे के आसपास भीड़ बढ़ने लगी थी। फैमिलीज, छोटे बच्चे और टूरिस्ट वगैरह अब इस पुल पे घूमने के लिए आने लगे थे। अगर कैमरे को थोड़ा ऊपर ले जाके ड्रोन शॉट से दिखाऊं तो ब्रिज पर लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स दिख रहे हैं। लोग फोटो खिंचवा रहे हैं और सेल्फीज ले रहे हैं। इधर टिकट काउंटर पर लाइन अब लंबी होती जा रही है। स्टाफ टिकट्स बेचे जा रहे हैं, लेकिन कोई ये काउंट नहीं कर रहा कि ब्रिज पर ऑलरेडी कितने लोग हैं। कोई सिक्योरिटी गार्ड भीड़ को रोक नहीं रहा। शाम के 5:30 बज चुके हैं, सूरज ढलने वाला है और भीड़ अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ब्रिज की कैपेसिटी सिर्फ 125 लोगों की है, लेकिन अब वहां 400 से 500 लोग चढ़ चुके हैं। ब्रिज खचाखच भरा हुआ है, पैर रखने की जगह तक नहीं है। कुछ लड़के मस्ती में ब्रिज को जानबूझकर हिला रहे हैं। ब्रिज एक झूले की तरह लेफ्ट राइट हिल रहा है। लोग डर नहीं रहे बल्कि एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है ये एक एडवेंचर है। अब अंधेरा होने लगा है। ब्रिज की लाइट्स ऑन हो गई हैं। ब्रिज का फ्लोर लोगों की वजह से नीचे की तरफ दब रहा है। ऊपर जो मेन मोटी केबल्स हैं वो पूरी तरह स्ट्रेच हो गई हैं। लोगों के शोर में मेटल के कर करने की आवाज दब रही है। लोग अभी भी ब्रिज को जोर जोर से हिला रहे हैं। ब्रिज का एंगल डेंजरस हो चुका है और फिर फाइनली अचानक एक तेज आवाज आती है, धड़ाम। ब्रिज की एक साइड की मेन केबल जिस पे जंग लगी हुई थी वो टूट जाती है। जैसे ही केबल टूटी, ब्रिज का फ्लोर सीधा नहीं गिरा बल्कि एक तरफ से वर्टिकल खड़ा हो गया। जो लोग बीच में खड़े थे वो सब एक साथ फिसलते हुए सीधा नीचे नदी में आ गिरे। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे। लोहे की रेलिंग्स और एल्यूमिनियम शीट्स लोगों के ऊपर आ गिरी। मैक्सिमम लोग कुछ ही सेकंड्स में ठंडे, गहरे और हरे रंग के पानी में गिर गए। दिवाली के टाइम सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। लगभग 6:45 बज रहे हैं और नदी में से चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। पानी में लोग हाथ पैर मार रहे हैं और जो बेचारे तैरना नहीं जानते वो डूब रहे हैं। कुछ लोग अभी भी टूटे हुए ब्रिज की जाली को पकड़कर हवा में लटके हुए हैं। नीचे पानी है और वो बेचारे अपनी जान बचाने के लिए लटके हुए हैं। सिर्फ 2 सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। लोगों को सोचने या रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिला। वो हंसती खेलती शाम एक झटके में मातम में बदल गई। सिर्फ 2 सेकंड्स में 141 से ज्यादा जिंदगियां, उनके सपने, उनका परिवार, सब कुछ उस नदी के पानी में समा गया। उस दिन स्टील का ढांचा नहीं टूटा, लोगों का भरोसा टूटा था। गुजरात के मोरबी में जो उस दिन हुआ उसे हादसा कहना शायद सबसे बड़ी गलती होगी। आज हम इस पूरे इंसिडेंट की परतें छीलेंगे और ये समझेंगे कि ये कोई अचानक हुई ट्रेजेडी नहीं थी। एक ब्रिज जो अंग्रेजों के जमाने का था वो अचानक नहीं टूटा। ये एक परफेक्ट हादसा था जिसे होने के लिए हर गलत काम एकदम सही समय पर हुआ। ये सिर्फ एक पुल टूटने की कहानी नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग फ्रॉड है, इंसानी बेवकूफी और सड़ चुके सिस्टम की कहानी है ये, जिसने 141 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। दिल पे हाथ रख के सोचो कि अगर आज हमने ये सवाल नहीं पूछा कि क्या अपने देश में एक इंसानी जान की कीमत सिर्फ कंपनसेशन का चेक है, तो कल कोई और ब्रिज टूटेगा, कोई और बिल्डिंग गिरेगी और हम बस मोमबत्ती लेकर खड़े रह जाएंगे। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। मोरबी ब्रिज का हादसा तो अब से 4 साल पहले 2022 में हुआ, लेकिन इसका जन्म, इसकी कहानी शुरू होती है अब से लगभग 150 साल पहले 1870 के आसपास। साल 1870 में मोरबी के शासक थे सर वाघजी ठाकुर। वाघजी ठाकुर बहुत प्रोग्रेसिव सोच के राजा थे। वो अक्सर यूरोप और इंग्लैंड ट्रेवल किया करते थे। वहाँ उन्होंने विक्टोरियन लंदन की सड़कें, बिल्डिंग्स और ब्रिजेस देखे। ये सब देख के उन्होंने सोचा मेरा मोरबी भी यूरोप जैसा दिखना चाहिए। उन्होंने मोरबी को पेरिस ऑफ द ईस्ट बनाने की ठानी और आज के दिन मोरबी पेरिस ऑफ सौराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। फॉलोइंग विच उन्होंने तय किया कि मोरबी में भी एक ऐसा ही एडवांस्ड ब्रिज बनेगा। ब्रिज का काम 1877 में शुरू हुआ। उस जमाने में इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए सारा सामान, मटेरियल वगैरह और इंजीनियरिंग भी इंग्लैंड से मंगवाई गई थी। ये ब्रिज सस्पेंशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, यानी कि बिना पिलर्स के सिर्फ मोटी केबल्स पर लटका हुआ ब्रिज। ये ब्रिज 1879 में बनकर तैयार हुआ। इसका इनॉग्रेशन उस वक्त के बॉम्बे के गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। ये ब्रिज करीब 230 मीटर लंबा और सिर्फ 1.25 मीटर चौड़ा था। उस वक्त ये अपनी तरह का अकेला ब्रिज था पूरे एरिया में। लोग दूर दूर से इस हवा में लटकते रास्ते को देखने आते थे। ये ब्रिज बहुत मजबूत था। इसने 2001 का भयानक भुज अर्थक्वेक जो मोरबी में भी फील हुआ था वो भी झेल लिया था। कई बिल्डिंग्स गिर गई थी पर ये ब्रिज खड़ा रहा। आजादी के बाद ये ब्रिज आम जनता के लिए खोल दिया गया और मोरबी की पहचान बन गया। लेकिन फिर जैसे हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, इस ब्रिज
की भी आ गई थी। 143 साल पुरानी केबल्स कमजोर हो चुकी थी, लोगों का आना जाना भी बढ़ गया था। म्युनिसिपैलिटी के पास इसे मेंटेन करने का बजट या एक्सपर्टीज भी नहीं था। इसलिए 2022 में इन्होंने मोरबी ब्रिज के रिनोवेशन करवाने का डिसाइड किया और यहीं से कहानी में एंट्री होती है लालच और लापरवाही की। ब्रिज की हालत खस्ता थी। मोरबी म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका को समझ आ गया था कि अब वो इस ब्रिज को नहीं संभाल पाएंगे। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो इसका खर्चा उठाए और इसे एक नया रूप दे। तभी एंट्री मारी ओरेवा ग्रुप ने, वो ही अजंता घड़ी वाले। ओरेवा का मालिक जयसुख पटेल ने ऑफर दिया कि मैं इस ब्रिज को अडॉप्ट करूंगा, रिनोवेट करूंगा और बदले में टिकट का पैसा मैं रखूंगा। म्युनिसिपैलिटी को लगा कि उनका सरदर्द खत्म हुआ। उन्हें क्या पता था कि जिस कंपनी को वो तारनहार यानी कि एक सेवियर समझ रहे हैं, उसी कंपनी की वजह से 30 अक्टूबर 2022 को ये पुल टूटेगा और 141 से ज्यादा लोगों की जान जाएंगी। उस संडे को लोग डेंजर ढूंढने नहीं आए थे, लोग तो बस दिवाली के बाद फैमिली आउटिंग पे आए थे। किसी के भी दिमाग में नहीं था कि कुछ सेकंड्स में ही उनका फ्यूचर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डेथ स्केरी होती है, इसमें कोई दुआएं नहीं है, लेकिन किसी भी अनफॉर्चुनेट भयावह एक्सीडेंट के बाद भी जिंदगी बच जाती है और पनिशमेंट स्टार्ट होती है। डिसेबिलिटी, फिजियोथेरेपी, लॉन्ग रिहैब, जॉब लॉस और घर का एंटायर डायनेमिक चेंज। यहीं पे लोग ये नहीं समझते हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे सिर्फ हेल्प नहीं चाहिए होती, एक फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर भी चाहिए होता है। क्योंकि अगर घर के मेन अर्निंग मेंबर के साथ ही ऐसा कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली पर क्या बीतती होगी, एक बार सोच के देखो। स्पेशली उनके बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, ये सब कैसे मैनेज होते होंगे। ऐसे बुरे वक्त में एक ही चीज उस परिवार के काम आती है और वो है एक टर्म इंश्योरेंस। और आजकल तो सिर्फ 400-500 रुपए पर मंथ के प्रीमियम पर आपको लाखों करोड़ों तक का कवरेज मिल सकता है। साथ ही एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, कम एज में इसे लेने से प्रीमियम भी कम बनता है और फिर वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है जो आपके ना होने पर आपकी फैमिली को फाइनेंशियल कवर देता है और हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल बिल्स का बोझ कम करता है। जैसा कि मैंने बताया, ब्रिज टूटने के बाद हर तरफ सिर्फ अंधेरा और चीखें थी। लोग पानी में हाथ पैर मार रहे थे, पर किस्मत तो देखो, दिवाली की छुट्टियों की वजह से वहाँ कोई ढंग का रेस्क्यू सिस्टम तैयार ही नहीं था। जो लोग तैरना जानते थे उन्होंने अपनी जान बचाई, पर जो नहीं जानते थे वो उस ठंडे पानी में हमेशा के लिए सो गए। फिर जब देश भर में ये खबर आग की तरह फैली तो हमेशा की तरह सरकार की निंदा शुरू हुई और निंदा होने पे सिस्टम ने क्या किया, वही पुराना तरीका, पैसा फेंको और मुंह बंद करो। सबसे पहले हेडलाइंस में आया गुजरात सीएम रिलीफ फंड। हर मरने वाले के परिवार को 4 लाख रुपए और हर घायल को 50,000 रुपए देने का ऐलान हुआ। फिर हेडलाइंस में आया पीएम नेशनल रिलीफ फंड। वहाँ से भी एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए हर डेथ पर और 50,000 रुपए हर इंजर्ड पर्सन पर अनाउंस किए गए। 2 दिन के अंदर सरकारी अफसर फाइल्स और चेक्स लेकर लोगों के घरों तक पहुंच गए। पर क्या किसी ने सोचा कि उन परिवारों पर क्या बीत रही है। एक दिल दहला देने वाला सीन सामने आया जब एक पिता ने, जिसने अपने परिवार के चारों मेंबर्स, जिनमें छोटे बच्चे भी थे, उनको खो दिया था, उस पिता को 16 लाख रुपए का चेक थमा दिया गया। उस बेचारे बाप ने रोते हुए बस एक ही सवाल पूछा कि जब मेरा पूरा परिवार ही खत्म हो गया तो मैं इस रुपए का करूंगा क्या। लोगों में गुस्सा था और होना भी चाहिए था। ये कोई कुदरती आपदा नहीं थी, ये एक अवॉइडेबल ट्रेजेडी थी। यानी अगर आम जनता की कोई चिंता करने वाला होता तो इसे रोका जा सकता था। हादसे के जस्ट बाद लोकल लोगों ने बड़े सवाल उठाए। लोगों ने बोला कि जब पहले म्युनिसिपैलिटी ये ब्रिज चलाती थी तो वो लोग भीड़ को कंट्रोल करते थे, तो फिर ओरेवा ग्रुप, हाँ वही घड़ी बनाने वाली कंपनी, उस ओरेवा ग्रुप को ऐसी छूट कैसे दे दी गई कि वो जितनी मर्जी उतने लोग ब्रिज पर भेज सके। क्या सेफ्टी लिमिट्स को सिर्फ कागजों पर ही रखा गया था। पब्लिक का गुस्सा सिर्फ एक ही बात पर था कि इंसानी जान की कीमत इतनी सस्ती कब से हो गई कि एक प्राइवेट कंपनी के प्रॉफिट के लिए तुम लोगों ने 141 से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। लोगों के सवालों में इतना दम था कि हादसे के अगले ही दिन 31 अक्टूबर को गुजरात सरकार को एक 5 मेंबर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी बिठानी पड़ी। और जब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी तो जो सच निकल कर आया वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। पहला सच ये था कि इस ब्रिज को बिना किसी प्रॉपर फिटनेस सर्टिफिकेट और बिना किसी लोड टेस्ट के ही जनता के लिए खोल दिया गया था। और दूसरा डरावना सच ये था कि हादसे वाले दिन अकेले 30 अक्टूबर को ही 3,165 टिकट्स बेची गई थी। मतलब ब्रिज की कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा लोग वहां मौत के साये में खड़े थे और किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। अब आते हैं उस असली वजह पर जिसने इस ब्रिज को गिरा दिया। फॉरेंसिक्स ने जो देखा वो दिमाग हिला देने वाला था। जो मेन केबल्स पूरे ब्रिज का भार उठा रही थी उनमें जंग लग चुका था और वो कमजोर हो चुकी थी। प्लस रिनोवेशन के नाम पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने ब्रिज के पुराने लकड़ी के फट्टों को यानी वुडन प्लैंक्स को हटाकर भारी एल्यूमिनियम और मेटल मैश लगा दिए थे। अब सोचो, फ्लोर भारी कर दिया पर पुरानी कमजोर केबल्स को बदला ही नहीं। उन केबल्स में इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वो इस नए वजन को झेल सके। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एसआईटी ने यह भी कंफर्म किया कि नए सस्पेंडर्स को पुराने के साथ ढंग से लगाने की जगह बस वेल्डिंग का जुगाड़ किया गया था, जो इंजीनियरिंग के हिसाब से एक मेजर फॉल्ट था। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिज को चलाने वाली कंपनी ओरेवा ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी थी। टिकट्स बेचने और भीड़ संभालने के लिए जिन लोगों को रखा गया था वो कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स नहीं थे, बल्कि डेली वेज लेबरर्स थे, यानी कि दिहाड़ी मजदूर थे जिन्हें भीड़ को कंट्रोल करने की रत्ती भर भी समझ नहीं थी। इमरजेंसी प्लान भी पूरा नील था। नदी के ऊपर ब्रिज था पर ना ही वहां कोई लाइफ गार्ड था, ना ही वहां कोई सेफ्टी इक्विपमेंट था इमरजेंसी के लिए, और ना ही कोई रेस्क्यू बोट थी। अगर सिर्फ 3-4 इमरजेंसी बोट्स भी वहां होती ना
तो उस रात काफी जानें बचाई जा सकती थी। और इन्वेस्टिगेशन में यह बात भी निकल के आई कि यह सब जल्दीबाजी का नतीजा था। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ब्रिज को 8 से 12 महीनों तक बंद रखना था, लेकिन ओरेवा ने अपना फायदा देखने के लिए उसे सिर्फ 7 महीनों में ही खोल दिया। इन्होंने ना तो म्युनिसिपैलिटी को बताया और ना ही कोई सेफ्टी ऑडिट होने दिया। 141 लोगों की लाशें नदी से निकली ही थी कि गुजरात हाई कोर्ट ने सामने आके इस मामले की गर्दन पकड़ ली। गुजरात हाई कोर्ट ने इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, यानी किसी की शिकायत का इंतजार नहीं किया। एक न्यूज आर्टिकल को ही PIL दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मानकर केस रजिस्टर किया। 7 नवंबर 2022 को कोर्ट ने नोटिस भेजकर 10 दिन में रिपोर्ट मांगी। पर असली तमाशा शुरू हुआ हियरिंग्स में। हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो पूछा कि बिना किसी ओपन टेंडर या बिडिंग के इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट कंपनी को कैसे दे दिया गया। कोर्ट को भी ये बड़ी विचित्र बात लगी कि इतना बड़ा टेंडर देते वक्त ओपन बिडिंग ही नहीं की गई। कोर्ट ने इसे सरकार की तरफ से दी गई लर्गीज यानी कि खैरत कहा। एक्सपायरी डेट का झोल भी निकल के सामने आया। ओरेवा ग्रुप का पुराना एग्रीमेंट 2017 में ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी वो साल 2022 तक बिना किसी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के मोरबी ब्रिज को चला रहे थे। मार्च 2022 में जो 15 साल का एग्रीमेंट हुआ वो सिर्फ 1.25 पेज का था। एक बार फिर से रिपीट करूं, सिर्फ 1.25 पेज का। इसमें सेफ्टी सर्टिफिकेशन या सरकार की तरफ से कोई भी चेक एंड बैलेंस का कोई जिक्र ही नहीं था। कोर्ट में जब